हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम जैक द्वारा जो जारी की गई मॉडल सेट नंबर 3 है क्लास 10 की सोशल साइंस को कवर अप करेंगे। तो आप लोगों को पता है सामान्य निर्देश जो है कुल 40 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित है, 4 विकल्प होंगे और यहाँ कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। तो समय को ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सेट नंबर 3 का है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे हर एक सेट में पहला क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति कब हुई और कभी डेट के साथ पूछ रहा है, कभी सिर्फ ईस्वी पूछ रहा है। तो ये फ्रांस की क्रांति तो आप पहले ही रट लो कि 14 जुलाई 1789 को, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा है। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई। तो ये अब अभी तक आप लोगों ने जान चुका होगा ये इस बात को, और अपने क्लासेस में भी पढ़ी ही होंगी। तो फर्स्ट का नंबर ही आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है नेपोलियन, सेकेंड नंबर इज ऑप्शन रूसो, फिर बोल रहा है कि दीदरो, फिर लेनिन। देखिए, फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत था वो रूसो था, तो हम इसे ख नंबर ऑप्शन को टिक लगाएंगे। शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1871 में बना था दोस्तों। तो 3 नंबर का आंसर घ हो जाएगा। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1871 में बना था। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसका है, मतलब कि यह कथन किसने कहा है या किसने लिखा है। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। ये जो कोट है ये रूसो के द्वारा दी गई है। तो 4 का ग नंबर ऑप्शन होगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो ऑप्शन है रूसो, वॉल्टेयर, दीदरो और नेकर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5 का ग नंबर, यानी कि दीदरो। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो 6 का ख नंबर ऑप्शन इज राइट। अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यह कथन किसका है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये हम लोग सभी कोई बचपन से जान रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई है। तो ग नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो दोस्तों, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 ग नंबर ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। यहाँ है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका बता रहा है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, जतरा उराव, तीसरा ऑप्शन है तिलका मांझी, चौथा ऑप्शन है सिद्धू और कान्हू। देखिए, बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो संथाल विद्रोह देखेंगे और बिरसा मुंडा मार करके आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। संथाल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह जो था वो बिरसा मुंडा के द्वारा दी गई थी, लेकिन संथाल विद्रोह जो है वो सिद्धू कान्हू के द्वारा इनिशिएट की गई थी। तो 9 नंबर का सही आंसर जो है वो घ नंबर होगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, तो यहाँ तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि कौन कौन थे, क्योंकि प्रमुख नेता में जो कि मौलाना मोहम्मद अली है और मौलाना शौकत अली, दोनों का ही नाम आता है, दोनों ही प्रमुख थे। तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि हमेशा मैं देख रही हूँ कि 10 नंबर तक हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 11 नंबर से भूगोल के क्वेश्चन यानी कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो 11 नंबर से अब भूगोल के क्वेश्चंस आएंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं। तो ये आपके बुक पे, ज्योग्राफी के बुक पे शुरू में ही जो आपका चैप्टर है वहाँ पे बड़ा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है और उसे संसाधन कहते हैं। ये इजी क्वेश्चन है। 12 नंबर की ओर शिफ्ट होते हैं। भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किन की भूमिका नहीं है। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण में किन की भूमिका नहीं है। देखिए, वनों को काटने से भूमि निम्नीकरण होती है, बिल्कुल होती है। अति पशुचारण से भी होती है, खनन से तो होती है। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन से भूमि निम्नीकरण का कोई लेना देना नहीं है, तो नहीं है अगर क्वेश्चन पूछा है तो घ नंबर इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है। तो मैदान के रूप में भारत में 43% जो है, ये मैंने गूगल से सर्च किया है, ये मैंने टेक्स्ट बुक में भी मैंने कहीं नहीं देखा है, तो या फिर होगी तो मैंने मुझसे नज़रअंदाज हो गई होगी।
तो ये मैंने तो देखा है कि 43% के अराउंड में है, तो मैं इसे अगर राउंड फिगर में लूँ तो 43 इज़ द राइट आंसर इसका होना चाहिए दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, प्रवाह, जैव और अनवीकरणीय। देखिए लौह जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ आयरन, वो एक बार यूज़ करेंगे हम लोग खनन के द्वारा खदानों से या फिर पृथ्वी के अंदर से जो लौह निकालते हैं और उसे यूज़ करके फिर से उसको रिजनरेट नहीं कर सकते, यानी कि ये एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन के रूप में आ जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। गुलाबी सिर वाला बत्तख किन जातियों में शामिल है? गुलाबी सिर वाला बत्तख, दुर्लभ जातियाँ, सामान्य जातियाँ, लुप्त जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ। देखिए दोस्तों गुलाबी सिर वाली जो बत्तख है वो कम्प्लीटली या ऑलमोस्ट एकदम लुप्त हो गई है, ठीक है। तो दुर्लभ से तो लेना देना नहीं है कि, क्योंकि दुर्लभ का क्या मतलब होता है कि दुर्लभ की जो रेयरली मिल जाते हैं। सामान्य जातियाँ तो है नहीं, संकटग्रस्त जातियाँ क्योंकि वो लुप्त ही हो चुकी है। तो 15 का जो है वो घ नंबर ऑप्शन सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, उपरोक्त सभी। देखिए भारत में जैव विविधता को कम करने के लिए तीनों ही कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। 17 नंबर जो है क्वेश्चन वो कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा अपरदन रोकने से, वनों की कटाई रोकने से, बहुउद्देश्य परियोजनाओं से, कृषि उत्पादन बढ़ाने से। देखिए चिपको आंदोलन में क्या था कि आप लोगों ने पढ़ा है कि कुछ ग्रामीण लोग जो थे वो जब भी वृक्षों की कटाई होती थी तो वृक्षों से जाकर के चिपक जाते थे, ठीक है। और वो मतलब उनके लिए एक और ऐसे वो पेड़ों को कटने नहीं देते थे। तो वनों की कटाई रोकने के लिए ये एक आंदोलन था जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 80 नंबर की ओर बढ़ते हैं। जल की कमी के क्या कारण है? अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज में विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, उपरोक्त सभी। तो देखिए अतिशोषण है, अत्यधिक प्रयोग तो है ही, समाज में मतलब अनइक्वालिटी के द्वारा कई लोग होते हैं ना कि ज़्यादा कहीं जल की सुविधा है कहीं नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि 18 का उपरोक्त सभी आंसर इसका होना चाहिए, तो 18 का घ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। टाँका क्या होता है? पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, एक प्रकार का नहर, बंगाल में मछली पालन का तालाब, इनमें से कोई नहीं। तो टाँका आप पढ़े होंगे भूगोल में कि जहाँ पानी की कमी होती है, वर्षा बहुत ही कम होती है, तो वहाँ पे टाँका बनाया जाता है, ठीक है। और वो भूमिगत होते हैं, दैट इज़ पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए भूमिगत जो टैंक बनाए जाते हैं उसे टाँका के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ 19 का क नंबर ऑप्शन सही है। सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो ये भी मैंने गूगल से ही सर्च करके आपके लिए आंसर लाया है, और ये अराउंड 20 करोड़ का आंकड़ा बताता है, तो इसका आंसर आपका 20 करोड़ होगा। हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? देखिए ये क्वेश्चन आपके पिछले सेट्स में भी था। तो प्रति व्यक्ति आय के मैंने बोला था कि देश की कुल आय को अगर उसके जनसंख्या से अगर डिवाइड कर देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। किसी व्यक्ति की कुल आय से, किसी व्यक्ति की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे करके, सभी वस्तुओं और सेवा के कुल मूल्य से, देश के कुल निराश से। तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि ख नंबर इसका सही आंसर है। 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होता है? ठीक है, तो 2017 में यह एक मापदंड तैयार किया गया है कि अगर प्रति व्यक्ति आय जो भी डॉलर है प्रति वर्ष अगर या उससे अधिक होती है तो उसे विकसित देश के श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसे विकसित देश इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। सतत विकास का उद्देश्य है क विकास केवल अपने लिए, विकास दूसरों के लिए, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, और घ नंबर ऑप्शन है विकास केवल आने वाली पीढ़ियों के लिए। ठीक है, तो ग नंबर ऑप्शन इसका सही है, विकास दोनों के लिए, वर्तमान के लिए भी और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी। 24 नंबर ऑप्शन की ओर शिफ्ट करते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन आपको, ये आंसर आपको पता होगा कि साक्षरता दर में दोस्तों सबसे अधिक जो है वो केरला है, यानी कि केरल है। यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय ₹500 तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन
हाँ, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे कि प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, इक्वल्स टू होता है कुल जनसंख्या सॉरी कुल आय बटा कुल जनसंख्या। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय को 500 दिया गया है और कुल आय यहाँ चलिए x मान लेते हैं और जनसंख्या कितनी है 5000। तो आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड में है तो इधर इंटू होगा, दैट इज़ 5 5 25 एंड 3 और 2 5 0, तो 25 और 5 0 मुझे ऑप्शन नंबर क में नज़र आ रहा है, दैट इज़ क नंबर इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन होता है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डेयरी आते हैं। तो इसका सही आंसर है ख नंबर ऑप्शन। ठीक है, 27 के और बढ़ते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग बेरोजगार है, नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, वर्ष में कुछ महीनों में बेरोजगार है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? तो निविल उपस्थिति अनुपात इसे कहते हैं, निविल नहीं सॉरी निवल। ठीक है, तो क नंबर ऑप्शन का सही आंसर है। 29 संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। ठीक है, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, यह कम वेतन प्रदान करता है, इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है। तो इसका आंसर का सही है कि यह उन उद्यमों को शामिल करता है जो रोजगार की शर्तें जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 30 नंबर क्वेश्चन। कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। सेवा क्षेत्र है तो तृतीयक जो क्षेत्र है वो उसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 31 की ओर बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी। देखिए, अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा वो सब इकोनॉमिक्स का पोर्शन जा रहा था, अब हमें यहाँ सिविक्स के पोर्शन देखने को मिलेंगे। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ठीक है, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सामाजिक समूह, भाषी समूह और धार्मिक समूह। देखिए, बहुत सारे मैंने देखा है कि यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, लेकिन सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण हाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होना चाहिए। तो इसका ग नंबर ऑप्शन। 32 क्वेश्चन बता रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय, ठीक है, तो ये ब्रुसेल्स में अवस्थित है। और सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? 33 नंबर का ऑप्शन। तो सामुदायिक सरकार जर्मनी की सरकार से संबंधित है, तो घ नंबर ऑप्शन इसका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी कितनी प्रतिशत है? ये आपने पढ़ा होगा कि 59% डच बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है 34 का घ। 35 सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सामाजिक समूह, भाषी समूह, धार्मिक समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सत्ता के ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज में हमने क्या पढ़ा कि क्षैतिज में अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था, क्या देखिए यहाँ पे क्षैतिज क्वेश्चन नंबर 31। तो जहाँ क्षैतिज वितरण की बात आ रही है तब आपको ये ऑप्शन सही है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही हम 35 में यहाँ पूछा है ऊर्ध्वाधर, आपको पता है कि क्षैतिज जिसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सिविक्स के अकॉर्डिंग क्षैतिज जब पूछेगा तो वो वाला ऑप्शन हो जाएगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और जब ऊर्ध्वाधर पूछेगा तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। चलिए 36 इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? पुलिस, व्यापार, कृषि। ऑप्शन नंबर 1 प्रतीक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय या शिक्षा, वन विवाह। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा प्रतीक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। तो इसका सही आंसर ख नंबर होगा। 1 सेकेंड, 37 हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों की प्रतिशत कितना है? तो 40% लोग हमारे देश में हिंदी राजभाषा को बोलते हैं। ठीक है, और भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड में कौन सी भाषा शामिल है? मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली।
तो इसका सही आंसर संथाली है। मैथिली का तो कनेक्शन बिहार से है, ठीक है। और 39 है, जो पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो 50%, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया, तो ये बड़ा कदम 1994 में उठाया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया 1994। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।